जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग मैथ के जो डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई, जिसमें ग्राफ से संबंधित लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, आयत चित्र और पाई चार्ट, टेबल, ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिसका हर एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या जैसे स्टेट लेवल का पेट वगैरह हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब हर एग्ज़ाम में अलग अलग अपना रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, है ना। बहुत आसानी से समझते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या होनी चाहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक लाइन ग्राफ आपको दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि जनवरी से शुरू होने वाले महीने में कारों का जो कुमुलेटिव प्रोडक्शन, जो संचयी उत्पादन है, वो दर्शाया गया है। तो पूछ रहा है कि मार्च और जून के महीने में कितनी कारों का उत्पादन किया गया, ये आपसे पूछा है। समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको प्रोडक्शन ऊपर की तरफ दर्शाया गया है ना। ऊपर आपको प्रोडक्शन दर्शाया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर आपको मंथ दिए गए हैं, यानी कि किस महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये आपको बताया गया है। आपसे पूछा है कि मार्च और जून के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ है। देखो, जनवरी में आपको 350 है, इसी तरीके से फरवरी में है, मार्च में है, और हर महीने का अलग अलग प्रोडक्शन दर्शाया गया है। पूछा है कि मार्च और जून के महीने में, तो कैसे निकालेंगे। चलिए, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो, इसको निकालने के लिए आपको ये समझना होगा कि भाई मार्च में कितना प्रोडक्शन हुआ और जून में कितना प्रोडक्शन हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे और आपकी वैल्यू निकल जाएगी। जनवरी में 350, फरवरी में 650 नहीं हुआ, ध्यान देना। जनवरी में 350 है, लेकिन फरवरी में 650 नहीं है। ये जनवरी से फरवरी तक का 650, फिर जनवरी से मार्च तक का 850 है, फिर 850 है, फिर जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का 1500 है, फिर जनवरी से लेकर के मई तक का प्रोडक्शन 1800 है, फिर जनवरी से लेकर के 2200 का जून तक का प्रोडक्शन 2200 है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर आपको ये लगता है कि जून में 2200 है, नहीं, ये जनवरी से जून तक का प्रोडक्शन 2200 है। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन ग्राफ में दर्शाया जाता है, इसीलिए आंसर गलत आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मार्च में कितना प्रोडक्शन है। देखिए, मार्च तक का प्रोडक्शन 850 है, 850 है, ये मार्च तक का प्रोडक्शन है। और फरवरी तक का प्रोडक्शन कितना है, 650 है। अगर 850 में से 650 आप माइनस कर देंगे तो 200 है ना। 200 प्रोडक्शन सिर्फ मार्च में है। मार्च के महीने में अगर आप देखेंगे तो 200 प्रोडक्शन हुआ। उसी तरीके से जून का प्रोडक्शन आप निकालिए, क्योंकि जून और मार्च दोनों का सम पूछ रहा है। तो जून का प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको जून में कितने हैं, जून तक के कितने हैं, 2200। जब जून तक के 2200 हैं और मई तक का 1800 है, तो 1800 माइनस कर देंगे, यानी कि जून का प्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा कितना उत्पादन हुआ जून में। तो इसको करने के लिए आप माइनस करेंगे तो 400 हो जाएंगे, यानी कि जून में टोटल 400 प्रोडक्शन हुए हैं और मार्च में टोटल 200 प्रोडक्शन हुए हैं। टोटल अगर देखेंगे 400 और 200 कितने हो गए, 600 प्रोडक्शन हो गए, यानी कि टोटल उत्पादन अगर आप देखेंगे तो 600 हो जाएंगे। ये बात समझिए। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखते हैं, इसका आंसर 600 हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसी टाइप का है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिए हैं, इसको भी करके देखते हैं। इसमें क्या कह रहा भाई, इसमें ये कह रहा, देखो एक लाइन ग्राफ आपको दिया गया, ऐसे जिगजैग अलग अलग तरीके से ग्राफ में सोच किए रहेंगे, उनकी वैल्यू दी रहेंगे, और एक एक प्रश्न पे एक एक ग्राफ पे कई सारे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना है, जब भी डीआई का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, एग्ज़ाम में इसको किसी एक पेज पर सॉल्व करना चाहिए, है ना। वो इसलिए क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कहीं एक वैल्यू, सारी वैल्यू जोड़ दिए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पे, एक ग्राफ पे 2 से 3, 5 क्वेश्चन भी पूछे रहते हैं नीचे एक ही ग्राफ पे। मान लीजिए इन सारे का औसत आपने निकाल लिया है,
और ये किसी और पेज पर निकाल दिए, इधर उधर कहीं कर दिए, उसमें फिर और कैलकुलेशन किसी और क्वेश्चन का कर लिए, फिर आपको औसत की ज़रूरत पड़ी, फिर आप निकालेंगे तो ये समय बर्बाद होता, फिर हो नहीं पाता क्वेश्चन। एक जगह पर करिए तो ज़्यादा सही पड़ता है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें कैसे करेंगे भाई? इसमें आपको ये कह रहा है कि एक लाइन ग्राफ दिया गया है, पिछले 5 वर्षों के लिए 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों के उनके राजस्व है ना, उनके जो है रेवेन्यू को दर्शा रहा है, वो भी लाख में दर्शा रहा है। मतलब 2 कंपनियां दी गई हैं ए और बी, उनका रेवेन्यू दर्शा रहा है इधर, है ना। ए और बी 2 कंपनियां हैं, उनके रेवेन्यू, उनके राजस्व को, उनकी वैल्यू लाख में है, इतना लाख जैसे ये है, तो उनकी वैल्यू लाख में दर्शा रहा है। कह रहा है कि कंपनी ए के पिछले 5 वर्षों का जो राजस्व है, कंपनी बी के पिछले 5 वर्षों के राजस्व से कितना प्रतिशत अधिक था। मतलब कितना अधिक है यहाँ पर लिखा भले गया है, लेकिन वैल्यू चूंकि परसेंट में दी गई तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए इसमें देखो क्या कह रहा है, कंपनी ए के पिछले 5 वर्षों का टोटल जो रेवेन्यू है, राजस्व है, तो कंपनी ए इस टाइप की बनी है, कंपनी ए इस टाइप की बनी है और कंपनी बी इस टाइप की बनी है। यानी कि कंपनी ए और बी को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल कंपनी ए का निकाल लो। जैसे ये वैल्यू 4000, 5000, 9000, 9 5 14000, 14 6 20,000 रुपया, मतलब कंपनी ए की बात कर रहा हूँ भाई। कंपनी ए का मतलब क्या हुआ, इस टाइप का जो भी है, ये कंपनी ए, टोटल रेवेन्यू कितना, 4000 और 4000, 8000, 8 और 5 13000, है ना। ऐसे जोड़ दो, 4 4 8 और 10 ये 8 ये 10 8 18 और 18 6 24। यानी कि कंपनी ए अगर आप देखेंगे तो कंपनी ए का टोटल रेवेन्यू, कंपनी ए का टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल राजस्व कितना हो जाएगा, वैल्यू हमने जोड़ा भी 24,000। कंपनी ए का टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 24,000। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे अब देखते हैं कंपनी बी का टोटल रेवेन्यू कितना होगा। इसी तरीके से अब कंपनी बी का टोटल रेवेन्यू देख लो, कंपनी बी का टोटल रेवेन्यू अब ऐड कर लो। बी का टोटल रेवेन्यू कितना भाई, 2000 और 5 2 7, है ना, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 3 15,000। कंपनी बी का टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 15,000 रुपया। ठीक, अब आपसे ये पूछा है कि कंपनी ए के पिछले 5 वर्षों का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, और कंपनी बी के पिछले 5 वर्षों के रेवेन्यू से कितना ज़्यादा था। यानी कि ए का रेवेन्यू बी के रेवेन्यू से कितना ज़्यादा है भाई, 24,000 15,000 से कितना ज़्यादा है ना। तो कितना ज़्यादा है, 9 5 14, 9,000 ज़्यादा। चलिए देखते हैं आगे, 9,000 ज़्यादा है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम देखते हैं कितना ज़्यादा है, 9,000 ज़्यादा। ठीक, 9,000, एक सेकेंड, 9,000 ज़्यादा है ना। ए का रेवेन्यू बी के रेवेन्यू से 9,000 ज़्यादा है, तो ए का रेवेन्यू 9,000 ज़्यादा है बी के रेवेन्यू से, यानी कि बटे 15,000। कितना परसेंट ज़्यादा है, गुणे 100। हमेशा ऐसे वैल्यू आप निकालते हैं। यानी कि 9,000 15,000 का कितना परसेंट है, तो सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 15 छक्का 90, यानी कि वैल्यू आपकी आ गई 60%, है ना। वैल्यू कितनी आ गई, 60%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, तो इस तरीके से आप निकालते हैं, ग्राफ का विधिवत अध्ययन करेंगे और आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये बार ग्राफ से संबंधित, जो आयत चित्र होते हैं उससे संबंधित प्रश्न है।
हर टाइप के क्वेश्चन ये बार ग्राफ से है। इसमें एक दंडारेख दिया गया है जिसमें 7 डिवीजन बनाए गए हैं, इसको समझते हैं। 7 इधर आपके डिवीजन बनाए गए हैं और इधर आपके उनके इंग्लिश में मार्क्स दिए गए हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। दंडारेख 7 प्रभागों के छात्रों द्वारा 100 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में प्राप्त औसत अंक दर्शा रहा है। ये जितने भी दिए गए हैं बार ग्राफ में वो आपको इंग्लिश के जो एवरेज मार्क्स हैं उसको दिखाया गया। ABCD EF और G में ACD जो डिवीज़न है उसमें छात्रों की संख्या 40 है, कोई बात नहीं। अन्य डिवीज़न में प्रभाग में छात्रों की संख्या 50 है। तो डिवीज़न A द्वारा प्राप्त औसत अंक पूछ क्या रहा है, इसको ध्यान से पढ़ें। डिवीज़न A द्वारा प्राप्त औसत अंक डिवीज़न D द्वारा प्राप्त औसत अंक से कितना ज़्यादा है। कोई बात नहीं, इसमें भी प्रतिशत ज़्यादा। आप कितना प्रतिशत ज़्यादा, चूँकि वैल्यू आपको आंसर आपके प्रतिशत में दिए हैं, परसेंट में दिए हैं, तो वैल्यू जो है आंसर भी परसेंट में ही निकाला जाएगा। तो कह रहा है डिवीज़न A के द्वारा जो प्राप्त औसत अंक हैं, इंग्लिश में ये जितने भी दिए गए हैं ये इंग्लिश के एवरेज मार्क्स के हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स हैं, ये लिखा गया आपको A द्वारा। और D में 40 हैं। आप ये सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अलग अलग छात्रों की टोटल संख्या दर्शाया गया है। और वैल्यू आपसे पूछ रहा है सिर्फ डिवीज़न औसत अंक के बारे में, तो डिवीज़न A द्वारा प्राप्त औसत अंक और डिवीज़न D द्वारा प्राप्त औसत अंक से कितना परसेंट ज़्यादा है, यानी कि A की वैल्यू, A का जो औसत अंक है वो D से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप सीधे इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधे इसमें माइनस कर देंगे। 65 से 40 कितना ज़्यादा है, 65 40 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। ठीक, 65 40 से 25 ज़्यादा है। पूछ रहा कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो 25 जो है वो 40 से कितने परसेंट ज़्यादा है, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। भाई 65 ज़्यादा है 40 से, कितना 25, किससे, हमेशा का या से। जैसे एक तरीका होता है ट्रिक इसको समझने के लिए कि 65 40 से अगर कहीं शब्द आता से या का, इस तरीके से, यानी कि 20 25 का, तो का और से हमेशा नीचे रहता है, डिनोमिनेटर हर में लिखते हैं। एक मतलब समझने का तरीका है। जैसे 25 40 से कितना ज़्यादा है, तो 25 40 से यानी 25/40, और कितना ज़्यादा है गुणे 100 प्रतिशत में लेना है। तो आपको ये सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कि 25 पंजे 125, 125 का आधा अगर आप करेंगे तो 62.50। ये आपका मुझे लगता है कि दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे तो 62.50, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यही इसका आंसर है। ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी टेबल से ही संबंधित है। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, 2-2 क्वेश्चन लगभग इंक्लूड किए हैं। कह रहा है कि एक आरेख दिया गया है टेबल जिसमें विभिन्न क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया, ठीक है। कक्षा 6 और 7 में एक साथ लड़कियों की संख्या, कक्षा 4 और 6 में 4 और 6 में एक साथ लड़कों की संख्या की कितना प्रतिशत है। हमने कहा गया का कितना प्रतिशत है, मैंने 6 और 7 में लड़कियों की संख्या आप निकाल लेंगे। तो लड़कियों का जो टेबल है वो ये वाला है और लड़कों का ये वाला है ना। नहीं, लड़कियों का जो है ये वाला टेबल है और लड़कों का ये वाला है। तो 6 और 7 में आप देखिए, 6 और 7 में पूछा आपसे लड़की, तो 6 और 7 में लड़की 30 और प्लस 18 यानी कि 48 आ गया। 6 और 7 में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 48। ये आपके गर्ल्स हो गई, याद रखेंगे।
ये गर्ल्स की हो गई संख्या टोटल। फिर कह रहा है कक्षा 4 और 6 में, 4 और 6 को आप ले लीजिए, 4 और 6 में एक साथ लड़कों की संख्या, आप लड़कों की संख्या 4 और 6 में देख लीजिए। तो लड़कों की संख्या अगर बॉयज़ की बात करें तो इसमें 4 में 42 और 6 में लड़के हैं आपके 38। टोटल कितना हो गया है ना, 40 30 70 10 80 हो गए, यानी कि 80 लड़के हो गए और 48 आपकी लड़कियां हो गई। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना परसेंट है। सीधी सी बात, हमने अभी बताया का हमेशा नीचे, का या से हमेशा नीचे। तो लड़कियों की संख्या यानी कि 48, लड़कों की संख्या का यानी कि 80 का कितना प्रतिशत है, यही तो आपको करना है भाई। 48 80 का कितना प्रतिशत है यही आपको बताना है। तो इसी को सॉल्व कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको सॉल्व करने के लिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 छक 48 हो गया और 10 छक 60% हो गया। तो 60% इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, 60% इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, डीआई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एवरेज लगभग सब एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लगता है। ज़्यादातर तो एवरेज परसेंट यही सब लगता है, बाकी प्रॉफिट लॉस का भी कहीं कहीं लग जाता है, कैलकुलेशन तो खैर है ही। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पाई चार्ट से संबंधित है ना। 2 टाइप हमने देख लिया, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ। अब अगला है टाइप जो है वो पाई चार्ट से है। पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, पाई चार्ट का एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट ये छोटा सा है कि जैसे कोई भी वैल्यू हमेशा कितने में होती है, 100% में होती है। चलिए देखते हैं, कोई वैल्यू हमेशा क्या होती है, परसेंट में 100 होती है। डिग्री में अगर देखा जाए तो टोटल डिग्री 360 डिग्री का होता है। ये 2 चीज़ें आप इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे पाई चार्ट वाले चैप्टर में, पाई चार्ट वाले टॉपिक में। जैसे पाई चार्ट का ग्राफ इस तरीके से होता है तो टोटल ये डिग्री आपको 360 डिग्री होगी और इसमें जो भी ये वैल्यू दी गई हैं सब 100% होती हैं, यानी कि सबका अगर सम देखेंगे आप तो 100% ही होता है। ये चीज़ समझेंगे, यानी कि 100% जो होता है, 100% जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। प्रतिशत में 100, डिग्री में 360, कोण में 360 डिग्री है ना। कोण में, एंगल में आपको 360 डिग्री, प्रतिशत में वही वैल्यू आपकी 100 के बराबर होती है। यानी कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1%, अगर 1% की वैल्यू अगर डिग्री में देखा जाए तो 360/100 यानी कि 360/100 कितना हो जाएगा, 18/5। 1% की जो वैल्यू होती है, 1% की जो वैल्यू होती है वो 18/5 डिग्री के बराबर होती है। ये आप याद रखेंगे, समझ लेंगे। और 1 डिग्री जो होती है वो 5/18% के बराबर होती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, खैर इतना अगर नहीं आप पता है तो आप इतना जानिए कि 100% जो होता है वो 360 डिग्री के होता है। इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दिए थे। ये प्रश्न अब सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें यही बोल रहा है कि एक सर्किल ग्राफ है, एक वृत्त आरेख दिया गया है जिसमें कंपनी एक्स है, उसके कंपनी एक्स के लिए लेखा वर्ष के खर्चों का ब्यौरा दर्शाया गया है। यदि कंपनी ने टैक्स के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान किया, टैक्स के रूप में याद रखेंगे, यदि कंपनी ने टैक्स के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान किया तो कच्चे माल के रूप में कंपनी का खर्चा क्या था। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस ग्राफ को, कंपनी एक्स के जो भी खर्चे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें सबकी वैल्यू दी है, जैसे कच्चा माल है ये है, श्रमिक का ये है, वाहन का ये, वाहन का ये है, और ब्याज का आपको जो है ये 10% वाला है और टैक्स का आपको 5% दिया गया। तो
वैल्यू यही दिया गया है टैक्स के रूप में 2 लाख रुपया, यानी कि 5% की जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपए के बराबर दिया गया है। 5% की वैल्यू 2 लाख रुपए के बराबर दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कच्चे माल के रूप में कंपनी का खर्चा क्या है। कच्चा माल क्या है 40%, 5% की वैल्यू आपको दिया गया है, 40% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बस यही तो निकालना है भाई। 5% की वैल्यू आपको 2 लाख रुपया टैक्स के रूप में दिया गया है, तो जब 5% की वैल्यू आपको दिया गया है तो 40% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, देखो 5% की वैल्यू अगर 2 लाख रुपया है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, इसको आप समझ लीजिए। 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू कम होगी तो 2 लाख में 5 से भाग दे देंगे। नहीं समझे, 2 लाख में 5 से आप भाग दे देंगे और गुणे 100 निकालेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी। भाई इसको अगर आप गुणे 100 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे तो 1% की वैल्यू। अच्छा, इसी में आपसे ये कह रहा है कि अब बताओ 1% की जब आपको पता चल गई तो आपको 40% का पूछ रहा है, कच्चे माल यानी कि 40% का पूछ रहा है, तो इसी का 40% निकाल लो। इसी का 40% यानी कि 100 से 100 कट जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते हैं। ये तो मैंने बस एलेबोरेट करके बता दिया, आपको इतना नहीं करना, इतना नहीं करना है। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से लिख लेनी है। इतना तो नॉलेज हो ही जाना चाहिए कि ये वैल्यू आपको, जैसे 5% की वैल्यू अगर आपको 2 लाख रुपया दिया गया है यहाँ पर, तो 1% की वैल्यू 2 लाख बटे 5 कम होगी। 1% की वैल्यू कम होगी, कम में हमेशा भाग देते हैं, तो 5 से भाग दे देंगे। अब ये वैल्यू टोटल 1% की आ गई 2 लाख बटे 5। अब पूछा आपसे 40%, तो बटे 40 गुणे 40 कर दो। 40% की ज़्यादा, भाई 1% की वैल्यू इतना है 2 लाख बटे 5, 40% की ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं, कम के लिए भाग करते हैं, है ना। तो 40 से आप गुणा कर देंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो बस आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए 5 से 8 में कर दो 5 40 और 8 गुणे 2 लाख कर देंगे तो 16 लाख हो जाएगा। तो 16 लाख इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ऐसे करते हैं। कोई वैल्यू दी रहेगी परसेंट में और एक अनदर वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो बहुत आसान तरीका है। अब अगला तरीका अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी जो है आपका पाई चार्ट से ही है एक प्रश्न, क्योंकि 2-2 3-3 क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हैं हर टाइप के। तो ये भी पाई चार्ट से। पाई चार्ट में इसका भी कॉन्सेप्ट, इसमें क्या पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट सब वही है। हर जगह 100% इक्वल टू 360 डिग्री, बस इतने से पूरा पाई चार्ट का समस्या सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है इसमें भी वही है, एक ऑनलाइन सर्वे है जिसमें विद्यार्थियों के उनके पसंदीदा विषय के बारे में परिणाम को दर्शाया गया है और उनका अध्ययन करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर क्या देना है, इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और प्रश्न का उत्तर ये आपको देना है कि उस क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप, इसमें एंगल पूछा है, उस क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप जो उन विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है जिनका पसंदीदा विषय गणित। ठीक है, गणित के बारे में पूछा है ना। तो गणित जो मैथ है, मैथ का ये वाला 800 विद्यार्थियों का पसंदीदा विषय मैथ। तो इसका आपको एंगल बताना है, बस इतने पूछा है ना। केंद्रीय कोण का माप बताना है जिनका पसंदीदा विषय मैथ, यानी कि मैथ का पसंदीदा विषय जो है जिन विद्यार्थियों का है उनका आपको एंगल बताना है, केंद्रीय कोण बताना है कितना होगा, सिर्फ मैथ का। अभी हमने बताया कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए 100% इक्वल टू 360 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले चूँकि ये हर सब्जेक्ट के जो भी उनके विषय हैं, पसंदीदा विषय हैं, उन सारे विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है जिसमें सबको आप जोड़ेंगे। अगर ये 100% होता है, अगर ये 100% 360 डिग्री की होता है, यानी कि आप सबको जोड़ेंगे जितनी भी डेटा दिए गए, जितना वैल्यू दिया गया है। ऐड करिए भाई, कितना है 800 और 1200,
2000 इधर हो गए, 1400 और 650 यानी कि 2050, 2 2 4050 और ये 4050 हो गया, 4150 ये ऐड कर देंगे, 4100 हो जाएंगे और 714, 1400 और प्लस 4100 यानी कि आपको 5500 हो जाएगा। यानी कि कुल विद्यार्थी आप इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करना बहुत आसान है। इसको ऐड करेंगे, टोटल अगर स्टूडेंट देखा जाए, कुल विद्यार्थी अगर देखें यहाँ से तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 5500। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 5500। ठीक, अगर ये कुल विद्यार्थी 5500 हैं, कुल विद्यार्थी हमने टोटल स्टूडेंट हमने जोड़ा 5500 हैं और टोटल डिग्री में कितने होते हैं, यही 5500 जो हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। यही 5500 अगर डिग्री में देखा जाए तो उनकी वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है। बात समझ में आ गई होगी। टोटल स्टूडेंट अगर इतना देखा जाए जो गोले में है सब, वो 360 डिग्री। अगर यही 5500 की वैल्यू प्रतिशत में पूछी जाती, परसेंट में पूछी जाती, तो वो वैल्यू आपकी 100% हो जाती। तो 360 डिग्री की जगह पे वहाँ पर हम 100% लिख देते हैं बस। अब चूंकि 5500 360 डिग्री के बराबर है ना, तो आपसे पूछा है कि 800 इसका यानी कि मैथ का, तो 800 स्टूडेंट का कितना कोण है, यानी कि 5500 360, तो एक स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, एक विद्यार्थी का कितना हो जाएगा, 360 डिग्री और बटे 5500, 360 डिग्री बटे 5500, यही ना हुआ। अब 800 तो 360 डिग्री बटे 5500, 800 का ज़्यादा होगा भाई। 5500 360 डिग्री, 5500 स्टूडेंट बराबर 360 डिग्री, एक स्टूडेंट की वैल्यू कम डिग्री के बराबर है, यानी कि 360 बटे 55 हो गया। अब 800, इसलिए 800 का ज़्यादा होगा, गुणे 800 कर देंगे। अब इनटू मल्टीप्लाई में 800 कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, चलिए 5 से काट दो तो यहाँ नीचे 11 हो जाएगी, 11 पचे 55 और 5 सते 35 और 1 36, 5 दूनी 10, 72 गुणे 8, 8 दूनी 16 और 8 सते 56, 1 57, इसमें 11 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 11 पचे 55, 56 57 और 11 दूनी 22, 4 26, 52 दशमलव समथिंग आ रहा है, 52 के आसपास इसकी वैल्यू आ रहा है। तो कौन सा आंसर होगा, 52 डिग्री है आपका आंसर। इसको मिटाते हैं, 52 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। 52 डिग्री कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 52 डिग्री। कैसे किए हैं भाई, 100% 360 डिग्री जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% की होती है और यही टोटल वैल्यू 360 डिग्री की होती है, बस यही इतना समझना है पाई चार्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका आ गया टेबल से। चलिए टेबल को देखते हैं, इसमें दे गया, देखो टेबल दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन अभी देखना इसका आंसर कितना छोटा सा है। बस यही दिक्कत होती है एग्जाम में, जब बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे लिखे पड़े होते हैं ना तो उनको देख के डर लगता है लेकिन समय बहुत कम लगता है, तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए। DI के क्वेश्चन पेट के लिए तो बहुत रामबाण है। पेट के लिए UPSSC जो पेट का एग्ज़ाम अभी है इसके लिए तो DI 20 नंबर के आते हैं, यानी कि 100 में अगर 20 नंबर का वेटेज है, 100 में अगर 20 नंबर का आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझ में आ रही। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे तो ज़्यादा सही पड़ेगा। तो देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि एक टेबल दी गई है, इसमें टेबल में 4 व्यक्ति ABCD हैं जो सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, है ना, 4 व्यक्ति हैं और अलग अलग डे में कितनी कितनी वस्तु को बेच रहे हैं उसको दिखाया गया। मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा सैटरडे यानी कि शनिवार को, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु और सैटरडे को C द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात पूछा। सीधा सा क्वेश्चन है, मतलब इतने बड़े प्रश्न को देखेंगे और डर जाएंगे कहीं इसमें समय तो ना लगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं। मंगलवार को 35 वस्तु बेचे हैं और शनिवार को 45 वस्तु बेचे हैं, इसी का आपको अनुपात पूछा है। अनुपात हर किसी को निकालने आता है, 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 7 और 9 का
रेशियो होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस कितना आसान, लेकिन बड़े से क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। अगला प्रश्न अब देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी टेबल से ही है। टेबल में क्या है, इसमें टेबल में 5 विभिन्न कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, 5 कंपनी हैं और इन कंपनी में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या को दर्शाया गया है। ये कर्मचारियों की संख्या है। तालिका में, टेबल में हमें जो लेखा और अनुसंधान विभाग है, लेखा और अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। याद रखना, ये जो लेखा और अनुसंधान विभाग में जो 12, 14 ये सब दिए गए ना इधर, ये सब प्रतिशत में वैल्यू है। ये चीज़ हमेशा ध्यान, बहुत गौर से प्रश्न को पढ़ना। ये प्रतिशत में वैल्यू दी गई है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि कंपनी ए मतलब ये कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कितने भैया, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या आपको 450 है। टोटल कर्मचारी 450 हैं। अच्छा पढ़ लो प्रश्न। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यानी कि ए ई से कितना परसेंट ज़्यादा। बस यही इतना पूछ रहा है। ध्यान से देखना, कंपनी ए में 450 टोटल कर्मचारी हैं। ठीक है, अब कंपनी ए के जो लेखा कर्मचारी हैं, लेखा कर्मचारी यानी कि 12 पुरुष और 14 महिलाएं हैं। पुरुष और महिलाओं को ऐड कर दो, टोटल कर्मचारी लेखा में पता चल जाएंगे। तो 12 और 14 26%, ये प्रतिशत में दिया गया है। तो 12 और 14 26%, यानी कि टोटल कर्मचारी अगर 450 हैं कंपनी ए में, जिसमें से लेखा कर्मचारी आपके 26% है। 450 में 26% आपके लेखा कर्मचारी हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 450 में 26%, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 5 दूनी 10, 5 नवा 45 और 13 दूनी 26 है ना। तो 13 नवैया में 117, कितना आ गया 117 जो हैं ये 117 ये कंपनी ए के लेखा कर्मचारी हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यह पता चलता है कि कंपनी ई मतलब ये वाली कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी ई में टोटल 350 लोग हैं, कर्मचारी हैं। 350 में से अनुसंधान की मतलब 7 और 3 10% अनुसंधान कर्मचारी हैं। कंपनी ई में 10% जो हैं वो अनुसंधान कर्मचारी हैं। 10% का मतलब 35 हो गया, यानी कि 35 आपके जो हैं ये अनुसंधान कर्मचारी हैं। अगर 117 लेखा कर्मचारी और कंपनी ई में अनुसंधान कर्मचारी 35 है, तो ए ई से कितना प्रतिशत ज़्यादा है भैया। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितना ज़्यादा है भाई, कितना ज़्यादा है तभी तो प्रतिशत निकालेंगे। ज़्यादा कितना है, यानी कि 117 35 से कितना ज़्यादा है 5 2 7 और 8 3 11 82 ज़्यादा है ना 82 ज़्यादा है। तो 82 किससे ज़्यादा है, 82 किससे ज़्यादा है भाई, 82 35 से ज़्यादा है भाई। यहाँ जो अंतर है 82 का है वो किससे ज़्यादा है 35 से, है ना, ई से। यानी कि 35 82/35 कितना प्रतिशत ज़्यादा है गुणे 100। बस 82/35 गुणे 100, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 7 35। याद रखेंगे इसको, 5 7 35 और 20 5 100, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखो अब इसमें 2 दूनी 4 और 2 8 16, 1640 में 7 से भाग दे देंगे। आंसर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 2 16 और 7 त्रिक 21 और 3 और 7 त्रिक 21 से 7 चौक 28 और 7 2 बचे, 7 दूने 234.29%, है ना। ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 234.29%। ठीक, इस तरीके से हमने टेबल का भी देख लिया। हमने क्या क्या देखा भाई, ठीक, हमने क्या क्या देखा, 4 टाइप देखें। 4 टाइप में पहला आपको लाइन ग्राफ मिल जाएगा। लाइन ग्राफ का कॉन्सेप्ट आप समझ लिए। फिर बार ग्राफ, जिसको आप आयत चित्र हिस्टोग्राम भी बोलते हैं,
ये मिल जाएगा। अगला जो मिलेगा वो पाई चार्ट 100% 360 डिग्री पाई चार्ट से संबंधित मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेबल से संबंधित आ जाता है। तो बस आपको समझना इतना है और हमको, ठीक है, ये चीज़ें हैं और उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें जितने भी 4 टाइप बन रहे हैं ना, हर टाइप का एक अलग अलग वीडियो रहेगा। हर टाइप के एक अलग अलग वीडियो बनेंगे जिसमें एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये समझ लीजिए कि पेट के लिए तो ये रामबाण है। 20 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं तो, नहीं किए तो कर लीजिए, अगर कर लिए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और जो भी समझ में आए वो आप करिए। उम्मीद करते हैं कि मैथ का ये DI जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, जो भी दिक्कत उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंक्लूड करें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।